नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि घोसी में सपा की रिकॉर्ड जीत से कांग्रेस खुश। अजय राय बोले, इंडिया को जनता ने स्वीकार लिया और भाजपा को हो गया उत्तर प्रदेश में ही सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, सबसे बड़े राज्य 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में भाजपा को यहां पर बड़ा झटका लगा है और इंडिया गठबंधन का एक्सपेरिमेंट यहां पर सक्सेसफुल हो गया है। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी टोंक में 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना का करेंगी शुभारंभ और अब इतने ही कम रुपए में मिलेगा सबको खाना। क्या पूरी खबर, क्या कीमत होगी, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि सपा की जीत ने इंडिया को दिया पहला बड़ा सियासी बूस्टर। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार के बने कई प्रमुख कारण। जी हां दोस्तों, 60,000 वोटों से हारा है बीजेपी के प्रत्याशी, जिसके बाद यहां पर सपा उत्साहित है और इंडिया गठबंधन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है उत्तर प्रदेश में। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि G20 की अध्यक्षता आत्ममंथन का समय, बीजेपी सरकार की जनगणना में विफलता करोड़ों लोगों पर पड़ रही है भारी। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा आपको बताएंगे और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा को दिया झटका। धूपगढ़ी विधानसभा सीट पर कब्जा 2021 में भाजपा ने छीनी थी और 2023 में टीएमसी ने कब्जा कर लिया। 4,634 वोटों से जीते। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भाजपा के लिए बुरी खबर आ रही है और अगर ऐसी ही खबरें आती रही तो 2024 में बड़ा नुकसान होना तय है। साथ ही साथ खबर में आगे बताएंगे झारखंड का हाल। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी का दावा, कहा 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी देश की सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि घोसी उपचुनाव में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है वो इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सक्सेसफुल रहेगा, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। घोसी में सपा की रिकॉर्ड जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर। अजय राय बोले कि इंडिया को जनता ने स्वीकार लिया। जी हां दोस्तों, घोसी के चुनावी घमासान में समाजवादी पार्टी की रिकॉर्ड जीत से कांग्रेस में भी खुशी की लहर है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह को 42,759 वोटों से हरा दिया है। अंतिम परिणाम आने के बाद वाराणसी में कांग्रेस ने जगह जगह पर जश्न मनाया और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि घोसी की जनता ने बता दिया कि इंडिया गठबंधन ही उनकी पसंद है। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 में दिखेगा। कई बड़े नेताओं की जमानत जब्त होगी और केंद्र की सरकार अब जाने वाली है। वहीं दोस्तों, इंडिया बनाम भारत से संबंधित एक सवाल के जवाब में अजय राय ने बिना किसी नाम लिए कहा कि हार को देखते हुए मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से घोसी विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन की जीत हो रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में घोसी का चुनाव परिणाम गठबंधन के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यही रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आएगा? क्योंकि दोस्तों, ये महज जीत नहीं है, ये 40,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीत है और ऐसे में भाजपा के लिए एक बड़ा खतरा इंडिया गठबंधन बन चुका है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी टोंक में 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की करेंगी शुभारंभ। राजस्थान से आ रही है ये बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत करेंगी। इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। जिलाई गांव के विवेकानंद मॉडल स्कूल में योजना का शुभारंभ करने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। अभी तक शहरों में 8 रुपए में खाना परोसने की योजना चल रही है। गहलोत ने गांव में भी इंदिरा रसोई से सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी थी और इसे इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना के नाम से चलाया जाएगा। महिला मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहलोत सरकार ने हाल ही में 25 लाख महिलाओं का मुफ्त स्मार्टफोन इनको वितरित किया है और इंदिरा प्रदर्शनी निधि, मुफ्त राशन समेत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा की जीत ने इंडिया को दिया पहला बड़ा सियासी बूस्टर। घोसी उपचुनाव में बीजेपी के हार के बने प्रमुख कारण। जी हां दोस्तों, घोसी उपचुनाव में सपा ने जीत का परचम लहराते हुए जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह को 60,000 वोटों से हरा दिया गया है। सपा ने यहां से सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ने का मौका दिया था और जिस तरह से प्रचार किया गया उसके नतीजों में साफ दिख रहा है कि बीजेपी की सिर्फ हार नहीं हुई है, बल्कि जिस अंतर से पराजय मिली है इसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। असल में शुरुआती कुछ राउंड की गिनती के बाद ही सपा प्रत्याशी ने बीजेपी पर अपनी बढ़त बना ली थी, फिर लगातार वो लीड चढ़ती चली गई और अब जब नतीजे
नतीजे घोषित किए गए हैं तो जीत का अंतर 60,000 वोटों का रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 की अध्यक्षता आत्ममंथन का समय, बीजेपी सरकार की जनगणना में विफलता करोड़ों लोगों पर पड़ रही है भारी, कांग्रेस पार्टी ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने देश में जनगणना नहीं कराने पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की चक्रीय अध्यक्षता का क्षण उस विषय पर विचार करने का समय है जो NDA यानी कि नो डाटा अवेलेबल सरकार की सबसे बड़ी विफलता को उजागर करता है, क्योंकि वो जनगणना कराने में असफल रही है, जिससे अनुमान के अनुसार 14 करोड़ नागरिक खाद्य सुरक्षा अधिकारों से वंचित हो गए हैं। और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। G20 में शामिल लगभग सभी देश कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद जनगणना कराने में विफल रहे हैं। इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में भी जनगणना का काम हुआ है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार अक्षम है, वो देश का सबसे बड़ा सांख्यिकी कार्य कराने में असफल रही है और यहाँ पर 1951 से हमेशा समय पर यह काम होता आया है, लेकिन इतिहास में ये सबसे बड़ी विफलता है कि जनगणना भी कोई सरकार ना करा पाई हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम ममता ने भाजपा को दिया झटका, धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर कब्जा 2021 में भाजपा ने छीनी थी और 2023 में टीएमसी ने कर लिया कब्जा। 4,634 वोटों का रहा अंतर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा को झटका दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने उपचुनाव में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी विधानसभा सीट भाजपा से छीन ली है। तृणमूल कांग्रेस ने 2016 में इस सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2021 के चुनाव में भाजपा ने यह सीट उससे छीन ली है। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के निर्मल चंद राय ने भाजपा के तापसी रॉय को 4,634 वोटों से हराया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि आजमगढ़ में कांग्रेस बोली लूट रही है भाजपा। 9 सालों में LPG की कीमतों में 3 गुना वृद्धि, गरीबों को लूटना चाहती है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ जिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्यम वर्ग और गरीबों से लूट करना भाजपा सरकार के DNA में है। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इनकी नीतियां गरीब को और गरीब और अमीरों को और अमीर बनाती जा रही है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने LPG सहित तमाम वस्तुओं के मूल्य वृद्धि से हुई आमजन की पीड़ा की कभी परवाह नहीं किया, अचानक आमजन पर इतना प्रेम उमड़ा और LPG में 2014 से अब तक की गई 3 गुना मूल्य वृद्धि में से 200 रुपये कम कर दिया, जबकि 2020 से ही भाजपा सरकार ने LPG की सब्सिडी बंद कर दी है। पिछले 8 वर्ष 6 महीने के LPG सिलेंडर के मूल्य वृद्धि पर यदि बारीकी से नजर डाली जाए तो मतदाताओं की आंखें खुल जाएंगी और ये समझ में आ जाएगा कि बीजेपी सरकार में LPG की कीमतें कितनी बेरहमी से बढ़ाई गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी का दावा, कहा 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी केंद्र में सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि देश के विघटन के लिए आज कुछ ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन इन ताकतों के मंसूबे को हमें खत्म करना है। हमें देश में नफरत के बाजार को बंद करवाना है। अविनाश पांडे ने गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे और कार्यक्रम बिरसा समाधि स्थल पर किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि आज लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर हुआ। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस यात्रा का यह असर हुआ कि देश के कुछ लोग आज रात दिन भारत भारत जपने को विवश हैं। सारे कार्यकर्ता पहली वर्षगांठ पर यह शपथ लें कि हम 24 घंटे दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छिन रहा है 14 करोड़ लोगों का मौलिक अधिकार, क्यों नहीं हुए जनगणना, कांग्रेस का सरकार से सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1951 से अब तक हर 10 साल पर देश की सरकार जनगणना कराती आई है, सेंसस कराती आई है, लेकिन पीएम मोदी की, भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जो इस 10 सालों में यहाँ पर जनगणना जो 2021 में होना था वो नहीं करा पाई है। और दोस्तों, अगर इसको गंभीरता से देखा जाए तो इस कारण से लोगों का मौलिक अधिकार उनसे छीना जा रहा है, क्योंकि 14 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा की जो सिक्योरिटी नेट है उससे बाहर जा सकते हैं और जिससे उनको मुफ्त में राशन मिलना तक मुश्किल हो सकता है।
लेकिन फिर भी जनसंख्या यहाँ पर जो गिना जाता है, जनगणना होती है, उसे नहीं कराया गया है मोदी सरकार द्वारा और इसको सीधा सीधा मौलिक अधिकार पर हमला बता दिया है कांग्रेस नेता ने और इससे बीजेपी बैकफुट पर है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऊपर थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब जन आक्रोश यात्रा से देगी कांग्रेस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसमें होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 100 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है और यहाँ सत्ता की लड़ाई मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों ही पार्टियों मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी योजनाओं के दम पर जनता का आशीर्वाद लेने सड़कों पर निकल पड़ी है। वहीं विपक्षी कांग्रेस शिवराज सरकार की नाकामियों को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले 19 सीटों को ज्यादा कवर करेगी। इन यात्राओं में कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। मध्य प्रदेश में चुनावी यात्राओं का मौसम शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा से की है। राज्य भर में पार्टी 5 अलग अलग यात्राओं के माध्यम से जनता का आशीर्वाद लेने सड़कों की खाक छान रही है और अब इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी जन आक्रोश यात्रा निकालने का फैसला किया है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सूबे की सभी 230 विधानसभा सीटों से गुजरेगी और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी बोले चीन के खिलाफ वैकल्पिक मॉडल बनाने की जरूरत, भारत या इंडिया के सवाल पर भी राहुल गांधी ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका, यूरोप और भारत को चीन के उत्पादन मॉडल के लिए एक वैकल्पिक व प्रतिस्पर्धी मॉडल बनाने की जरूरत है। वो अपनी यात्रा के दूसरे दिन ब्रसेल्स प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी यूरोप के लगभग 1 सप्ताह के दौरे पर हैं, जिस दौरान वो यूरोपीय संघ के सांसदों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठकें करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि चीन ग्रह का एक विशेष दृष्टिकोण पेश कर रहा है। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विचार को मेज पर रख रहा है। ऐसा करने की वजहों में एक ये है कि वो वैश्विक उत्पादन का केंद्र बन गया है। 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई BRI पहल पुराने सिल्क रोड व्यापार मार्ग के पुनर्निर्माण के जरिए यूरोप और उससे आगे जोड़ने की कल्पना करती है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारी तरफ से कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण आ रहा है और इसके लिए एक लोकतांत्रिक माहौल में उत्पादन के लिए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोषित उपचुनाव पर सपा ने दी बधाई, अखिलेश यादव बोले बीजेपी को 50,000 पछाड़। जी हाँ दोस्तों, घोषी उपचुनाव को लेकर सपा ने जीत का ऐलान कर दिया है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि घोषी की जनता ने भाजपा को 50,000 पछाड़ दी है। उन्होंने इसे भाजपा की राजनीति की नहीं, नैतिक हार भी बताया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अपने ही सरकार के खिलाफ बीजेपी के पूर्व सांसद बंबई हाईकोर्ट में भगवान विट्ठल के मंदिर को लेकर दोनों आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान विट्ठल के मंदिर को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी के पूर्व सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंबई हाईकोर्ट में सरकार ने बीजेपी के दिग्गज नेता की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो सही है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी पंढरपुर मंदिर का कंट्रोल सरकार के हाथ में जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक याचिका बंबई हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार जिस पंढरपुर टेम्पल एक्ट ऑफ 1973 का हवाला देकर भगवान विट्ठल के मंदिर के कामकाज में दखल दे रही है वो सही नहीं है। सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि उसने जो किया वो कानून सही है और सरकार का कहना है कि मंदिर के पुरोहितों के खिलाफ उसे कई शिकायतें मिली थी, इसी वजह से उसने पंढरपुर टेम्पल एक्ट 1973 को एक्टिव किया। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उसको तो सरकार प्राइवेट हाथों में दे रही है और जो आध्यात्म की चीज़ें हैं, जो धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं, उसे सरकार अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रही है। और उसी का ये एग्जाम्पल है सरकार जो पंढरपुर मंदिर पर कब्जा चाह रही है, जिसके आरोप लगे हैं, जो स्वामी ने PIL में लिखा है कि सरकार पंढरपुर मंदिर पर कब्जा चाहती है। इसको लेकर के ये सवाल खड़े होते हैं कि जब सरकारी संस्थाएं बेच दी गई हों, प्राइवेट के हाथों में डाल दिया गया हो,
ऐसे में धार्मिक भावनाओं को क्या इससे ठेस नहीं पहुंचेगी अगर जो धार्मिक मामलों में सरकार इंटरफेयर करेगी और इनको अपने अंदर ले लेगी। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या अपने हाथों में लेने के बाद फिर सरकार इसको भी प्राइवेट हाथों में सौंप देगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2019 के चुनावों से पहले आरबीआई से 3 लाख करोड़ निकालना चाहती थी सरकार। पूर्व डिप्टी गवर्नर ने कर दिया ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले सीएजी की रिपोर्ट में कुछ जो खुलासे हुए थे जिसमें अनियमितताओं की बातें सामने आई थी, कथित भ्रष्टाचार की बातें सामने आई थी, जिसको लेकर बीजेपी घिरती हुई नजर आई थी। और अब यहां पर पूर्व डिप्टी गवर्नर ने बड़ा दावा कर दिया है और 2019 के चुनाव से पहले आरबीआई से 3 लाख करोड़ रुपए निकालना चाहती थी सरकार, ऐसा आरोप लगा है। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक बड़ी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें भाजपा की बोलती बंद हो चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने दावा किया है कि वो वर्ष 2018 में सरकार में बैठे कुछ लोगों से चुनाव से पहले लोक लुभावन खर्चों के लिए केंद्रीय बैंक से 2-3 लाख करोड़ रुपए निकालने की कोशिश उन्होंने की थी, जिसका केंद्रीय बैंक की ओर से पुरजोर विरोध किया गया था। आचार्य ने अपनी किताब में लिखा है कि 2019 के आम चुनावों से पहले सरकार अपने लोक लुभावन खर्चों की पूर्ति के लिए आरबीआई से बड़ी रकम निकलवाने की कोशिश की थी। दोस्तों, आरबीआई से 3 लाख करोड़ रुपए निकालकर जनता को फुसलाने के लिए तत्काल राहत देकर चुनाव बटोरने की यहां पर साजिश के संकेत सामने आ रहे हैं और ये आरोप लग रहा है भाजपा पर। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनसी के नेता लद्दाख हिल परिषद चुनाव के लिए शुरू करें तैयारियां। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने जाहिर की खुशी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लद्दाख हिल परिषद चुनाव के संबंधों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल चुनाव चिन्ह के उपयोग कराना जारी रखने के लिए कहा है और लद्दाख प्रशासन के निर्देश को खारिज करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी के नेता लद्दाख हिल परिषद चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विदेशी धरती से राहुल गांधी ने फिर भारतीय लोकतंत्र को बताया खतरे में। देश का नाम भारत रखने पर भी दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, बेल्जियम दौरे पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में सरकार कंपनियों को खत्म कर रही है और कुछ खास लोगों को पीएम द्वारा मदद दी जा रही है। उन्होंने एक बार फिर लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कही और कहा कि देश में अल्पसंख्यक भी सुरक्षित नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के बैतूल से हेमंत खंडेलवाल की दावेदारी का कर दिया विरोध। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा पहली सूची जारी करने के बाद दूसरी संभावित सूची पर मंथन कर रही है। अभी पहली सूची के प्रत्याशियों को लेकर विरोध शांत भी नहीं हुआ है और अब दूसरी सूची के संभावित प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया। बैतूल से भोपाल भाजपा कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता नए दावेदार दिनेश मस्की को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोषित के रिजल्ट के बाद यूपी में सरकार से लेकर संगठन तक बदल जाएगा सब कुछ। जी हां दोस्तों, घोषित नतीजों के बाद बीजेपी सरकार और संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहा है। बदलाव 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। लोकसभा के रण में उतरने से पहले बीजेपी कील काटे दुरुस्त कर लेना चाहती है और इसीलिए संगठन से लेकर सरकार तक में फेरबदल देखा जा सकता है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार संगठन में फेरबदल की अधिकतर लिस्ट फाइनल हो चुकी है। यूपी के 75 जिलों में तकरीबन 30 से ज्यादा जिला अध्यक्षों पर गाज गिरेगी। संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी के पास 98 जिले हैं। 45 जिलों में अध्यक्षों को बदले जाने की तैयारी है और अलग अलग बोर्ड में भी अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में विधानसभा के विशेष सत्र पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कहा 31 लाख करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्या हुआ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर का करने के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के तहत विधानसभा सचिवालय ने तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 36 से 48 घंटे तक विशेष सत्र चलेगा। विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य यूपी की अर्थव्यवस्था को अगले 5 सालों में 10 खरब डॉलर तक ले जाने का सुझाव देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने मानसून सत्र में 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। सूत्रों के अनुसार आगामी सत्र में आर्थिक जगत की हस्तियों का भी संबोधन हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी से चर्चा के बाद जल्द विशेष सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 डिनर में देवेगौड़ा और खड़गे समेत कई नेता नहीं होंगे शामिल, जिसकी सामने आ गई है वजह। जी हां दोस्तों, शनिवार यानी 9 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में तैयार किए गए भारत मंडपम में होने वाले रात्रि भोज कार्यक्रम में पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल नहीं होंगे और रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि उन्हें रात्रि भोज के लिए निमंत्रण ही नहीं भेजा गया है, जबकि पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए निमंत्रण में शामिल नहीं होने की बात कही है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।